Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 6th April 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Model Code of Conduct. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 Indian Polity point of view. पहले न्यूज देखते हैं क्या है करंट न्यूज। तो इलेक्शन कमीशन इशूड ए शो कॉज नोटिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट बीजेपी रिगार्डिंग एलीज्ड वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मैं साफ साफ कह दूं, दिस न्यूज इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए मैंने यहाँ पे एकदम रेड कलर में लिख दिया है, नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस न्यूज, दिस पर्टिकुलर न्यूज। लेकिन चूंकि इलेक्शन होने वाला है तो इस साल मुझे लगता है मेंस में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन से क्या फायदे क्या नुकसान, ये मेंस में पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये भले न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो कॉन्सेप्ट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जरा देख लेते हैं ये है क्या और इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को स्टडी कर लेते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सेट ऑफ गाइडलाइंस होता है जो इलेक्शन कमीशन रिलीज करते हैं फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि इट इज बेसिकली सेट ऑफ डूज एंड डू नॉट्स फॉर पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन के स्केड्यूल अनाउंस होते के साथ ही अप्लाई हो जाता है एंड इट इज इन फोर्स अनटिल द इलेक्शन प्रोसेस इज कंक्लूडेड। मतलब रिजल्ट्स वगैरह जब तक डिक्लेयर होते हैं तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रिलीज करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज डन एज पर द मैंडेट गिवन टू द इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 324 मैंडेट्स कि इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने हैं। उसी अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रिलीज करता है जो पार्टीज और कैंडिडेट्स को फॉलो करना होता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या मुख्य बातें होती हैं? एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है प्रोहिबिशन ऑन कम्युनल डिसहार्मनी एज पॉलिटिकल टूल। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में साफ साफ इलेक्शन कमीशन कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट कम्युनल डिसहार्मनी को प्रमोट नहीं करेगा रिलीजियस लाइन पे, कास्ट लाइन पे, कम्युनिटी लाइन में या लिंग्विस्टिक लाइन पे, ताकि वो उसको अपना पॉलिटिकल बेनिफिट हो सके। यू कैन नॉट डू इट इन द नेम ऑफ पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट और कैंपेनिंग। ये जो प्रोविजन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन सेक्शन 123 सब क्लॉज 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट विच सेज कि नो पार्टी शैल यूज कम्युनल हेट्रेडनेस एज पॉलिटिकल टूल। तो इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए अक्सर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में सबसे वन ऑफ द अर्लीस्ट चीज जो अनाउंस करती है इलेक्शन कमीशन वो ये होता है। उसके अलावा क्रिटिसिज्म दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का आप कर सकते हैं, बट क्रिटिसिज्म शुड बी लिमिटेड टू देयर पॉलिसीज, लेकिन पर्सनल अटैक नहीं कर सकते किसी के ऊपर। मतलब उसको उससे रिलेटेड कोई पर्सनल कमेंट नहीं कर सकते, उसके लुक पे, उसके फैमिली के ऊपर ऐसा नहीं कर सकते। मीटिंग और प्रोसेशंस के लिए आपको जुलूस निकालना है, प्रोसेशन निकालने हैं अपनी पार्टी के कैंपेनिंग के लिए, तो आपको पहले पुलिस अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना होगा एज पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और जो पोलिंग डे होगा, जिस दिन इलेक्शंस होते हैं, उस दिन आप वैलिड पास लेकर के ही पोलिंग बूथ के अंदर जा सकते हैं। तो हर पोलिंग बूथ के पर एक इलेक्शन ऑफिसर रहते हैं वहाँ के, उनको पोलिंग ऑफिसर कहते हैं, और वो फिर एक वैलिड पास रिलीज करते हैं जिसको लेकर के आप पोलिंग बूथ के अंदर जा सकते हैं। उसके अलावा खासकर जो पार्टी पावर में है उसके पास, यानी कि जिनकी पहले से सरकार है, उनके पास कई सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे वो अनड्यू एडवांटेज ले सकें। जैसे इलेक्शन के दौरान कोई नई स्कीम अनाउंस कर दी, या फिर सरकारी पैसे से अपने पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। So that will give an undue advantage to the ruling party and will create uneven playing field in the election. इसीलिए पार्टी इन पावर के लिए अलग से स्पेशल डूज एंड डू नॉट्स रिलीज करती है इलेक्शन कमीशन, ताकि इस बात को इंश्योर करा सके कि पब्लिक एक्सचेकर से, सरकारी खजाने से, लोगों के जो टैक्स से बना हुआ सरकारी खजाना, उससे वो अपनी पार्टी का एडवर्टीजमेंट ना करें। एंड मिनिस्टर शुड नॉट अनाउंस एनी फाइनेंशियल ग्रांट वंस द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इम्प्लीमेंटेड। उसके बाद कोई नया वेलफेयर स्कीम वगैरह आप अनाउंस नहीं कर सकते। कुछ रिसेंट एडिशंस भी किए गए हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में।
फॉर एग्जाम्पल ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल्स को लेकर के बहुत सारे लिमिटेशंस लगा दिए गए हैं। अब इलेक्शन से पहले एग्जिट पोल नहीं करा सकते आप। वंस इलेक्शन इज कंडक्टेड उसके बाद एग्जिट पोल कराइए। पहले कैसा होता था कि पहले ही लोग एग्जिट पोल करा करके अलग अलग जो न्यूज हाउसेज हैं वो बताने लगते थे कि इतनी सीटें इस पार्टी को मिलेंगी, इतनी सीटें इस पार्टी को मिलेगी। तो उससे कैसा है, पीपल वुड गेट डाइवर्टेड कि जो पार्टी उनके हिसाब से जीतने वाली होती थी, न्यूज चैनल्स वाले जिनको दिखाते थे कि ये पार्टी जीत सकती है, इसके सीटें ज़्यादा आएंगी, लोग उसी को और ज़्यादा वोट दे देते थे। तो एग्जिट पोल का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल बिहेवियर हो रहा था। तो एग्जिट पोल को इलेक्शन से पहले एग्जिट पोल को दिखाने पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। वंस द वोट्स आर पुट उसके बाद आप एग्जिट पोल पे बताइए कि आपके हिसाब से कौन कितना जीतेगा। उसके अलावा प्रोहिबिशन ऑन एडवर्टीजमेंट इन प्रिंट मीडिया ऑन पोलिंग डे एंड वन डे प्रायर। बिल्कुल जिस दिन इलेक्शन है और एक दिन पहले अब आप प्रिंट मीडिया में एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे। एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट, सरकारी सरकार के एडवर्टीजमेंट के नाम पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये सब तो तमाम प्रोविजंस है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के। बट क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं विथ रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? सबसे पहला इशू है लीगल इन्फोर्सिबिलिटी का। देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई कानून नहीं है। तो एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन, इसको लेकर के कोई कानून नहीं है। इट इज मोर और लेस अ मोरल परसुएशन कि आज पर इलेक्शन कमीशन द पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट डू दीज थिंग्स, कैंडिडेट शुड नॉट डू दीज थिंग्स। इसीलिए इसको वायलेट करने से पहले बहुत ज़्यादा नहीं हिचकिचाते हैं कैंडिडेट्स या पार्टीज, स्पेशली दोज हु कंसिडर देमसेल्फ टू बी पावरफुल, क्योंकि बहुत रेयरली फिर इलेक्शन कमीशन इसके अंतर्गत कुछ पेनल्टी, फाइन या पनिशमेंट देती है। अदरवाइज तो कोई कानून होता तो हर एक केस में फिर केस होता, मामला कोर्ट जाता। तो यही कारण है कि सिंस देयर इज नो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, करप्ट माल प्रैक्टिसेस के केसेस अभी भी कंटिन्यू होते हैं डिस्पाइट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। हेट स्पीच, फेक न्यूज, मनी पावर, these evil activities keep on playing their part even in current times despite model code of conduct। ambiguity रहती है कई सारे प्रोविजंस में, कंफ्यूजन रहता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के भी, ओपन टू इंटरप्रिटेशन। उस कंफ्यूजन का या एम्बिग्विटी का पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट्स फायदा उठाते हैं। एक और क्रिटिसिज्म है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो रूलिंग पार्टी है, जिनकी सरकार है, उसके ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं कि अब कोई आप नया स्कीम नहीं अनाउंस करेंगे, कोई नई पॉलिसी नहीं अनाउंस करेंगे। सो दिस हैज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन गवर्नेंस। देश के अंदर जो पॉलिसी मेकिंग है, वेलफेयर प्रोविजंस है, उस पर कुछ ना कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शन लग जाता है बिकॉज ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। उसके अलावा अवेयरनेस भी नहीं है लोगों के अंदर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होने के बावजूद भी पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट्स या आम जनता, उनकी अवेयरनेस भी काफ़ी कम है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के। इस कारण से भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट काफ़ी इनएफिशिएंट प्रूव हो जाता है बहुत सारे केसेस में, लोगों को पता ही नहीं होता है। तो क्या किया जा सकता है, व्हाट कुड बी वे फॉरवर्ड? लीगलाइज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसके पीछे एक कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग दे दी जाए, ऐसा कम से कम दो जगह से सजेशन आया है। अगेन आई वुड से, अगर आपको नाम याद आ गया कि किसने ये सजेशन दिया है, तो इट विल हेल्प यू इन फेचिंग मोर मार्क्स। स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड लॉ, इस स्टैंडिंग कमिटी ने साल 2013 में प्रपोज किया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एक लीगल प्रोविजन बना देना चाहिए, स्टैट्यूटरी प्रोविजन बना देना चाहिए अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। यानी कि इस कानून में अमेंडमेंट कीजिए और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एक कानूनी पावर दे दीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और उस कानून के अंतर्गत फिर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट करेगी, तो अगर कोई भी पार्टी या कैंडिडेट उसको वायलेट करता है तो कानून का वायलेशन होगा और उसके अगेंस्ट मामला फिर कोर्ट में पहुंचेगा। उसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट की जानी चाहिए। उसके लिए एक ऐप वैसे लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ने, सी विजिल ऐप। इस ऐप की मदद से आप एक कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर कोई कैंडिडेट या पार्टी आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट करता हुआ पाया जाता है तो। और तीसरा है कंटिन्यूअस रिव्यू, टाइम टू टाइम आपको रिव्यू करते रहना चाहिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में बदलाव करते रहना चाहिए ताकि इलेक्शंस के बदलते डायनेमिक्स के साथ साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में भी बदलाव आते रहे। सो दीज आर द वे फॉरवर्ड।
एक सबसे बड़ी बात जिस पे अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को स्टैट्यूटरी बेसिस दी जाए कि ना दी जाए, कानूनी राइट दिया जाए कि नहीं दिया जाए। तो कानूनी बेसिस देने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं वो आप लिख देंगे यहाँ पे, उससे उसकी इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा ग्रेविटी आएगी। बट चैलेंज क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को स्टैट्यूटरी प्रोविजन देने में, क्या समस्या हो सकती है वो समझिए। देखिए, इलेक्शन तो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में खत्म करना होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस करती है इलेक्शन के डेट्स, और उस दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल होता है। 2-3 महीने तक चलता है, जब तक पूरा का पूरा इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, वाइंड अप ना हो जाए। लेकिन अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को स्टैट्यूटरी बैकिंग दे दी गई और कोई भी कैंडिडेट या पार्टी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करता है, तो मामला कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में आपको पता है कि काफी सारा डिले हो सकता है। तो फिर इलेक्शंस को टाइम फ्रेम में वाइंड अप करना कठिन हो जाएगा इफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज गिवन स्टैट्यूटरी बैकिंग। दिस इज द आर्ग्यूमेंट गिवन बाय इलेक्शन कमीशन। तो ये स्टैंडिंग कमेटी कहती है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को स्टैट्यूटरी बैकिंग दे दी जाए। दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 1990 में बनी थी, इसने भी सजेस्ट किया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को स्टैट्यूटरी बैकिंग दे दी जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन इज अगेंस्ट दिस आइडिया ऑफ गिविंग स्टैट्यूटरी बैकिंग टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कह रही है कि फिर टाइम बाउंड फैशन में इलेक्शन को कंडक्ट करा पाना कठिन हो जाएगा, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन रिटेन्स द पावर ऑफ पेनलाइजिंग द डिफॉल्टर्स ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे इलेक्शंस को टाइम बाउंड फैशन में रिजॉल्व किया जा सके। मेंस में अगर प्रश्न आता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस क्या क्या किए गए हैं, तो एक तो मैंने जैसे आपको बताया सी विजिल ऐप, एक ऐप है जिसकी मदद से आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं अगेंस्ट द पार्टीज और कैंडिडेट्स हु आर वायलेटिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। फिर है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, एंड वीवीपैट, जिसमें आप ईवीएम के साथ कनेक्टेड रहेगा, वहां पे एक पेपर जैसा निकल करके आएगा जो इस बात को ऑथेंटिकेट करेगा कि आपका वोट उसी कैंडिडेट को गया जिसको आपने सच में वोट दिया है विथ हेल्प ऑफ दिस ईवीएम। तो ईवीएम को आप कह सकते हैं कोरोबोरेट करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि आपका वोट सही गया, एक पेपर जैसा आएगा, पेपर स्टिकर जैसा, और वो वापस से इस मशीन के अंदर चला जाएगा। लेकिन आपको उस टाइम में उतने सेकेंड में कुछ समझ आ जाएगा कि आपका वोट सही कैंडिडेट को गया है, जस्ट टू गिव यू कंफर्मेशन। तो ये वीवीपैट है। दिस इज दीज आर द थ्री मेन टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन current times in order to conduct elections in smooth manner। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये मेंस क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे यूपीएससी ने यह प्रश्न पूछा था 2022 में। थोड़ा सा आपको और हिंट्स देखना होगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, तो हिंट्स मैंने लिख करके दे दिया है। अब सीधा सीधा ऐसा प्रश्न आप एपीएससी में तो उम्मीद मत कीजिए, बट फिर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे आप क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्रोनोलॉजिकल फैशन में आपको बताना था कि कैसे नई नई प्रोविजंस ऐड किए गए हैं। तो थोड़ा एक बार देख लीजिए, बट डोंट एक्सपेक्ट सेम क्वेश्चन, but you can expect similar questions। The next topic is about push for green hydrogen। This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है? तो हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन जिसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से प्रोड्यूस किया जाए उसको कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, मेनली ये तीन तरह के हाइड्रोजन होते हैं। एक और होता है व्हाइट हाइड्रोजन, बट दैट इज वेरी रेयर। तीन तरह के हाइड्रोजन होते हैं, ग्रीन, ब्लू एंड ग्रे। बट ऐसा नहीं है कि ये आप अलग हैं कुछ। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही है, बट उसके प्रोडक्शन के मेथड के बेसिस पे, किस तरीके से उसको प्रोड्यूस किया गया है, उसके बेसिस पे उस हाइड्रोजन को अलग अलग नाम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, तो उस प्रोसेस में जो हाइड्रोजन बनता है उसको कह दिया गया ग्रे हाइड्रोजन, नॉट सो एनवायरमेंट फ्रेंडली हाइड्रोजन। तो नेचुरल गैस CH4 मीथेन को ब्रेक करके CO2 अलग कर दिया जाता है, हाइड्रोजन अलग कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस में जो बनने वाला हाइड्रोजन है उसको कहा गया ग्रे हाइड्रोजन। और ब्लू हाइड्रोजन में भी नेचुरल गैस CH4 को लिया जाता है, हाइड्रोजन बनाया जाता है उससे,
बस अंतर यह है कि इस प्रोसेस में जो CO2 रिलीज होता है उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज करने के बजाय, चूंकि वो एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग कर सकता है, तो उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज करने के बजाय उसको कैप्चर करके अंडरग्राउंड स्टोरेज कर लिया जाता है. सो दिस हाइड्रोजन is relatively cleaner as compared to this one. That is why this hydrogen is known as blue hydrogen. और तीसरा होता है ग्रीन हाइड्रोजन. ग्रीन हाइड्रोजन में क्या किया जाता है कि वाटर H2O की इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जाती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उसकी ब्रेकडाउन किया जाता है और हाइड्रोजन को सेपरेट कर दिया जाता है ऑक्सीजन से और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज कर दिया जाता है. तो ये एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन के फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर रहा है, हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस कर रहा है. इसीलिए इस हाइड्रोजन को कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन, बिकॉज इट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली हाइड्रोजन. और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जरूरी है कि इसके इलेक्ट्रोलिसिस में जो हम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी भी किसी इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड से प्रोड्यूस हुआ हो, जैसे कि सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी. तो ऐसे हाइड्रोजन को कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन. अभी भारत के अंदर अभी अगर हाइड्रोजन प्रोडक्शन को देखा जाए तो सबसे ज्यादा ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है. ग्रे हाइड्रोजन कॉन्स्टिट्यूट्स द बल्क ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन करेंटली. लेकिन भारत सरकार धीरे धीरे अब फोकस कर रही है ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन ओवरऑल काफी अच्छा सोर्स हो सकता है फ्यूल का. तो धीरे धीरे हाइड्रोजन प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर हमारे देश में एनर्जी स्कार्सिटी को एड्रेस किया जा सकता है. लेकिन जब हाइड्रोजन प्रोडक्शन बढ़ाना ही है तो ग्रे हाइड्रोजन के बजाय ग्रीन हाइड्रोजन बढ़ाया जाए, ये भारत सरकार के टारगेट है. तो देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के फायदे क्या हैं. ऑफ कोर्स इट विल हेल्प इन कटिंग डाउन ग्रीन हाउस गैस इमिशन. तो भारत की जो पंचामृत स्ट्रैटेजी है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 में हमने अनाउंस किया था ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसमें पंचामृत स्ट्रैटेजी में एक जो गोल है टू मेक और अटेन नेट जीरो बाय 2070, उसको अचीव करने में ग्रीन हाइड्रोजन हेल्पफुल हो सकता है. उसके अलावा हाइड्रोजन इज ए वेरी वर्सटाइल सोर्स ऑफ एनर्जी. इससे हम लोग ऑटोमोबाइल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इसका हीटिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है. दैट इज द वर्सेटिलिटी. जैसे कोल देख लीजिए, अब कोयले का आप इस्तेमाल आप ऑटोमोबाइल में नहीं कर सकते, कोयले से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन सब कुछ कर सकता है. उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हीटिंग भी कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल में भी मोबिलिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड सिंस हाइड्रोजन इज क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट जस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ओवरऑल पॉल्यूशन भी कम होगा. जैसे सॉक्स, नॉक्स, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड विल ऑल्सो नॉट रिलीज्ड व्हेन वी विल बी यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन फॉर द पर्पस ऑफ मोबिलिटी. तो दैट विल कर्ब पॉल्यूशन. उसके अलावा अगर हम लोग अपने देश के अंदर हाइड्रोजन प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो भारत का ओवरऑल जो इंपोर्ट है ऑफ क्रूड ऑयल वो कम होगा, क्योंकि भारत लगभग 80% तक अपनी एनर्जी नीड इंपोर्ट करके पूरा करता है. तो इस कारण से हमारा बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने में खर्च होता है. अब अगर हम लोग हाइड्रोजन प्रोडक्शन अपने देश में बढ़ाते हैं तो हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, फॉरेक्स रिजर्व बचेगा. बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, भारत के अंदर अगर हाइड्रोजन प्रोडक्शन बढ़ेगा तो भारत को फ्यूचर में ग्लोबल हब बनाया जा सकता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, और दुनिया के बाकी देशों में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं. दैट कुड बी अ फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया. Considering all such things, Government of India has taken many steps to promote the production of green hydrogen in the country. उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है नेशनल हाइड्रोजन मिशन. इसके अंतर्गत टारगेट है कि 5 मिलियन मेट्रिक टन्स हम लोग हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे बाय 2030, जो हमारे देश की लगभग 40% डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को मीट करेगा. अब नेशनल हाइड्रोजन मिशन, इसका पूरा नाम नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है. इसके अंतर्गत दो सब कंपोनेंट हैं, साइट प्रोग्राम एंड टिप प्रोग्राम. देखिए, साइट प्रोग्राम को समझने के लिए एक बार फिर से ध्यान दीजिए. हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए हमें चाहिए होता है इलेक्ट्रोलाइजर, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है. तो वी नीड इलेक्ट्रोलाइजर which can use electricity to break down water H2O into hydrogen and oxygen. तो SITE program, which is one component under National Hydrogen Mission, it will focus on electrolyzer production in the country. दूसरा है SIP program. SIP program will promote public-private partnership model to promote green hydrogen production in the country. उसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत
देश में इलेक्ट्रोलाइजर प्रोडक्शन को हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां सरकार इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव देगी 4 से लेकर के 6% तक, अगर वो अपना ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो जितना भी आप प्रोडक्शन अभी कर रहे हैं उससे ज्यादा आप करेंगे। अलग अलग फील्ड में 14 ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है और उसमें आप जितना भी प्रोडक्शन करें उससे ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे उसका लगभग 4 से 6% तक सरकार आपको सब्सिडी के तौर पे देगी। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भारत सरकार लेकर के आई है ताकि देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग किया जाए। और उसी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रोलाइजर्स को भी इंक्लूड किया गया है ताकि ग्रीन हाइड्रोजन हमारे देश में ज्यादा प्रोड्यूस हो सके। उसके अलावा असम बेस्ड इनिशिएटिव ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज रिसेंटली कमीशनड इंडियाज फर्स्ट 99% प्योर हाइड्रोजन प्लांट इन जोरहट। And Petroleum and Natural Gas Regulatory Board has given approval of 5% blending of green hydrogen with PNG, piped natural gas। जो घरों में हमारे नेचुरल गैस आता है, अभी गुवाहाटी के अंदर तो सिलेंडर में आता है, ठीक है, लेकिन कई सारे स्टेट्स में सिटीज में पाइप्ड तरीके से भी नेचुरल गैस आने लगा है। उसमें हाइड्रोजन को मिक्स किया जाए 5%। तो इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन की डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो कॉमर्शियलाइजेशन होगा हाइड्रोजन का और उससे फिर हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में भी कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स, कॉमर्शियल प्लेयर्स इंगेज होंगे और हाइड्रोजन प्रोडक्शन हमारे देश में बढ़ेगा। दैट इज द आइडिया विथ दिस 5% ब्लेंडिंग टारगेट। अभी हाइड्रोजन प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है हाई कॉस्ट। इलेक्ट्रोलाइजर डिवाइसेस आर वेरी कॉस्टली और ओवरऑल इस कारण से जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा वो भी काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। उसके अलावा हाई एनर्जी कंजम्पशन, एक तरफ हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अल्टीमेटली द पर्पस ऑफ हाइड्रोजन इज टू जनरेट मोर एनर्जी, जिसको हम लोग मोबिलिटी के लिए यानी कि ऑटोमोबाइल में या हीटिंग के लिए या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन इस एनर्जी सोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी लगता है। सो अल्टीमेटली वी विल हैव टू सी कि व्हाट इज द ओवरऑल वैल्यू एडिशन। The energy in this hydrogen has to be more than the energy consumed in production of the hydrogen. That is a concern. उसके अलावा वाटर का कंजम्पशन होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, तो वाटर की स्कार्सिटी हो सकती है इन लॉन्ग रन अगर हम लोग बहुत ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किए तो। और सेफ्टी इश्यूज भी हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है तो उस फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स का इलेक्ट्रोक्यूशन यानी कि बिजली के झटके लगने के चांसेस हैं। लेकिन फिर भी आपको पता है कि सरकार ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को पुश कर रही है। तो अब हाल फिलहाल में रिसेंट डेवलपमेंट किया हुआ है, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी लेकर के आई है 496 करोड़ का एक नया पायलट प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो बेसिकली अलग अलग तरह के पायलट प्रोजेक्ट्स जो 2025-26 तक चलेंगे उनको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सपोर्ट करेगी विथ 496 करोड़, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़े। तो दिस इज द रिसेंट इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये जो 3 पायलट प्रोजेक्ट है जिसको 496 करोड़ का सपोर्ट मिलेगा वो ये हैं। टेस्ट द वायबिलिटी ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एज व्हीकल फ्यूल। तो सरकार जो है प्रमोट करेगी, इंसेंटिवाइज करेगी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को कि हाइड्रोजन बेस्ड वो व्हीकल बनाए। अभी ये रिस्क लेना कोई नहीं चाह रहा, इट इज अ वेरी न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सरकार थोड़ा सा इनको सपोर्ट करेगी, इंसेंटिवाइज करेगी ताकि ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल फ्यूल बनाए। फ्यूचर में संभव है लेकिन अभी कोई नहीं बना रहा ज्यादा। डेवलप रिफ्यूलिंग स्टेशन फॉर हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल। अभी हाइड्रोजन व्हीकल्स बनेंगे तो उनके लिए रिफ्यूलिंग स्टेशन भी तो चाहिए, तो हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन भी चाहिए। उसके अलावा प्राइवेट इंटरप्राइजेस को सरकार इंसेंटिवाइज कर रही है, मोटिवेट कर रही है कि वो हाइड्रोजन का कंजम्पशन भी बढ़ाएं थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म, यानी कि उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हाइड्रोजन बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी लें और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन भी बढ़ाएं। तो कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन शुड बी मोर फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। ये कोशिश करेगी सरकार अंडर दिस पायलट प्रोजेक्ट। तो देखिए अभी भी भारत सरकार प्राइवेट इंटरप्राइजेस की जहां तक बात चल रही है तो टाटा मोटर्स हो गए, वोल्वो, आइसर, अशोक लीलैंड, इन सब कंपनियों को सरकार कन्विंस कर रही है, मोटिवेट कर रही है और मॉनेटरी इंसेंटिव भी दे रही है ताकि वो हाइड्रोजन पावर ट्रक्स बनाए, बसेस बनाए और हाइड्रोजन सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करे ताकि ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन बेस्ड प्रोडक्शन हो हमारे देश में और हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी हो।
इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about RBI Retail Direct Scheme. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए, आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम आरबीआई लेकर के आई थी साल 2021 में. आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंतर्गत हमारे आपके जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, बेसिकली हमारे आपके पास जब सेविंग्स होता है कुछ पैसे का, तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जहां हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एफडी कर सकते हैं बैंक में, या फिर म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, या तो फिर शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं. एक और ऑप्शन दे दिया आरबीआई ने साल 2021 में कि हम लोग आरबीआई के वेबसाइट पे जाकर के आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल पे लॉगिन करके हम लोग अपना एक अकाउंट बनाएं और वहां से फिर जीसेक भारत सरकार की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, यानी कि भारत सरकार को हम लोग उधार दें, लोन दें हमारे आपके ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स, और उसकी मदद से फिर फ्यूचर में हमें रिटर्न मिले. तो दैट इज अनदर ऑप्शन और एरिया दैट आरबीआई ओपन फॉर अस रिटेल इन्वेस्टर्स टू मेक इन्वेस्टमेंट. अब ये जो आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, इसके अंतर्गत हमारे आपके ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स प्राइमरी मार्केट में भी, यानी कि पहली बार जब आरबीआई जीसेक लेकर के आती है भारत सरकार के लिए फंड अरेंज करने के लिए, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और हमें करना कुछ नहीं है, आरबीआई के वेबसाइट पे जाना है, पोर्टल पे अपना अकाउंट बनाना है, और प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में वी कैन पार्टिसिपेट. प्राइमरी मार्केट वेयर गवर्नमेंट के लिए फंड रेज करती है आरबीआई बाय रिलीजिंग जीसेक, और सेकेंडरी मार्केट ऑफ जीसेक इज वेयर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ इकोनॉमी बाई एंड सेल जीसेक अमंगस्ट देमसेल्व्स. तो वो हो गया जीसेक का सेकेंडरी मार्केट. और इन दोनों ही मार्केट को हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू आरबीआई पोर्टल फ्री ऑफ कॉस्ट. बस अपना अकाउंट बनाना है. इस तरह के अकाउंट को कहा जाता है आरबीआई डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट्स, आरडीजी. और इसके तरह कई सारे तरह के जीसेक्स खरीदे बेचे जा सकते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल, सोवरेन बॉन्ड, डेटेड सिक्योरिटी, स्टेट डेवलपमेंटल लोन्स. स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए होता है स्टेट डेवलपमेंटल लोन, which is only dated security, but state governments cannot release treasury bills, short terms borrowing नहीं कर सकते. करंट न्यूज ये है कि आरबीआई ने अब फैसला किया है कि वो एक ऐप भी लॉन्च करेंगी जिसका नाम होगा जीसेक ऐप, जहां से हमारे आपके जैसे लोग सीधा सीधा मोबाइल की मदद से जीसेक में इन्वेस्ट कर पाए इन प्राइमरी मार्केट एज वेल एज सेकेंडरी मार्केट. अभी तक क्या होता था, अगर हमारे आपके जैसे लोगों को जीसेक के प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो हमें आरबीआई के रिटेल डायरेक्ट पोर्टल पे जाना होता था. अब जब ऐप हो जाएगा तो फिर हम लोग मोबाइल के थ्रू ही हम लोग आराम से, पहले आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल थ्रू लैपटॉप वगैरह जाते थे, अब हम लोग ऐप के थ्रू ही मोबाइल में भी उसके वेबसाइट पे जाकर के आरबीआई के रिटेल डायरेक्ट पोर्टल पे जाकर के हम लोग जीसेक में पार्टिसिपेट करते थे प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में. बट नाउ विद दिस जीसेक ऐप वी कैन डायरेक्टली मेक इन्वेस्टमेंट इनटू जीसेक मार्केट प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी विथ हेल्प ऑफ दिस ऐप जिसका नाम है जीसेक ऐप. ये देखिए, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल कुछ ऐसा दिखता है. आपको अपना अकाउंट बनाना है, लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद अगर आपको जीसेक के प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो यू कैन गो इन द प्राइमरी इशुएंस सेगमेंट. और अगर सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करना है, यानी कि सेकेंडरी मार्केट में किसी से जीसेक खरीदना है या बेचना है, तो यू कैन गो टू नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग NDSOM for trading in the government market securities in for trading in government securities GSEC in secondary market. तो ये जो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, यानी कि सेकेंडरी मार्केट में जीसेक खरीदने बेचने वाला जो पोर्टल होता है, जो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल से ही खुलता है अगला पेज, वो कुछ ऐसा दिखता है. ये एक एनोनिमस इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम है जहां पे ट्रेडर्स या रिटेलर्स जीसे को खरीद बेच सकते हैं इन सेकेंडरी मार्केट. तो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट में लॉगिन कीजिए, प्राइमरी मार्केट में जिसे खरीदना है तो प्राइमरी इशुएंस में जाइए, सेकेंडरी मार्केट में खरीदना है तो NDSOM में जाइए. वो कुछ ऐसा दिखता है, एनोनिमस तरीके से आप सेकेंडरी मार्केट में जिसे खरीद बेच सकते हैं. इस टॉपिक के बेसिस पर यूपीएससी ने साल 2021 प्रीलिम्स में यह प्रश्न पूछा था. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. मैंने आपको क्लास में सिखाया है इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस में कि हर 2 महीने पे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करती है, एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी
मॉनेटरी पॉलिसीज रेट्स में बदलाव किए जाते हैं अगर कोई जरूरत है तो। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होती है वो करती है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो 6 मेंबर कमिटी है, 3 मेंबर्स फ्रॉम आरबीआई एंड 3 मेंबर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड 6 मेंबर कमिटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, चेयर्ड बाय आरबीआई गवर्नर हिमसेल्फ। ये आप बात जानते हैं। और कोई भी फैसला वोटिंग के बेसिस पे होता है एंड मेजोरिटी डिसीजन इज टेकन। बट अगर टाई हो जाता है तो आरबीआई गवर्नर विल हैव पावर टू मेक कास्टिंग वोट, यानी कि टाई हो जाने के केस में आरबीआई गवर्नर जो चाहते हैं वो हो जाएगा। 2016 से पहले आरबीआई गवर्नर यूजली वुड डिसाइड द मॉनेटरी पॉलिसी ऑन हिज ओन, और 2016 के बाद से मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव या मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। एंड दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कॉन्सेप्ट वाज ब्रॉट बाय अमेंडिंग आरबीआई एक्ट ऑफ 1935। ये बात मैं आपको क्लास में सिखाता हूँ। बट हर 2 महीने में जब मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होती है तो एक बार मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में बता देता हूँ ताकि चीज़ें दिमाग में आपके कंसोलिडेट होती रहे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अगर पढ़ा तो याद कीजिए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट भी पढ़ाया था मैंने आपको, जहां पे आरबीआई को प्राइमरी टारगेट दिया गया है टू कीप इन्फ्लेशन, सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन, इन द रेंज 4 ± 2%। एंड इफ इन्फ्लेशन गोज बियॉन्ड दिस रेंज फॉर 3 सक्सेसिव क्वार्टर, यानी कि फॉर 9 months, then it will be considered as failure of RBI, and RBI will have to explain the reasons and suggest corrective measures. This also we have seen in the class. तो हर 2 महीने पे, जैसे फरवरी महीने में रिव्यू हुआ था, फिर अप्रैल में हुआ, फिर जून में होगा, और फर्स्ट वीक के आसपास हो जाता है। तो अप्रैल में रिव्यू हुआ है और आरबीआई ने फिर से कोई भी रेट्स में बदलाव नहीं किए। यू सी रेपो रेट रिमेन सेम 6.5%, इट हैज़ बीन सेम। और बाकी सब फिर उससे 0.25% ज़्यादा, जैसे बैंक रेट और एमएसएफ रेट बराबर होता है तो वो होगा 6.75। उससे नीचे फिर एचडीएफ, फिर उससे नीचे रेपो, रिवर्स रेपो रेट। तो इस तरीके से सब रेट्स रेपो रेट के अलोंग अलाइंड हैं और किसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है पिछले 1 साल से। फरवरी 2023 से लेकर के अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ। उसके अलावा आरबीआई ने अपने उस मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में आने वाला जो साल है, ये जो फिस्कल ईयर शुरू हो चुका है 2024-25, इसमें जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन किया है 7% के आसपास, कि ये साल में हमारा जीडीपी ग्रो होगा लगभग 7%, और इन्फ्लेशन, सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन विल रिमेन क्लोज टू 4.5%। रेमिटेंस पे जो मैंने प्रश्न आपको दिया था, आपको समझ आ गया पहला स्टेटमेंट गलत है, प्राइवेट इनकम या प्राइवेट ट्रांसफर्स भी होते हैं, बट दूसरा स्टेटमेंट सही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।